हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 9th क्लास का आज हम छठा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और छठे चैप्टर के अंदर जो हमारा बेसिक है, पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम 6.1 करेंगे और 6.2 करेंगे। ठीक है, तो जो हमारी बेसिक डेफिनेशंस हैं पहले मैं आपको वो सिखा देती हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, दिया क्या है हमें, पहले तो चैप्टर का नाम है रेखाएं और कोण। ठीक है, और ये जो भी नोट्स मैंने बनाए हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में से बनाए हैं, तो आपको भी नोट्स बनाने हैं, तभी आपको जो एक्सरसाइजेज हैं वो समझ में आएंगी। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, बिंदु। बिंदु क्या होता है? किसी समतल पर बनी ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती बिंदु कहलाती है। जैसे अगर हम यहाँ पर एक बिंदु बना दें तो ना तो इसकी लंबाई है, ठीक है, और ना ही चौड़ाई है और ना ही ऊंचाई है। अगर हम और आकृतियों की बात करें, जैसे घन हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, इनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब होती है। ठीक है, और 2D आकृतियाँ जो होती हैं, जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया, उनकी क्या होगी, सिर्फ लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। ठीक है, बिंदु का क्षेत्रफल 0 होता है। अब इसका तो कोई क्षेत्रफल नहीं होगा, हमने एक डॉट मारा, इसका कोई क्षेत्रफल होगा? नहीं होगा। बिंदु की विमाएं 0 होती है। विमाएं का मतलब होता है ये कहीं से बढ़ी हुई नहीं है, सिर्फ एक डॉट है, इसकी कोई विमा नहीं है, कोई मतलब रेखा नहीं है। ठीक है, इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दिखाया जाता है। अब जैसे हमने यहाँ बिंदु लगाया, हमने क्या लिखा? ए। यहाँ पे बिंदु लगाया, हमने क्या लिखा? बी। यहाँ पे बिंदु लगाया, यहाँ पे क्या लिखा? सी। ठीक है, तो इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाया जाता है। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे पे बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्या दिया है? रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? किसी समतल पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति रेखाखंड कहलाती है। जैसे ये हमारा बिंदु है और ये हमारा बिंदु है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो हमने इसे इससे यहाँ तक मिला दिया, तो ये हमारा क्या बन गया? रेखाखंड बन गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? रेखा की केवल एक विमा होती है। एक विमा है, 10 तो है नहीं। ठीक है, ये रेखा है, इसकी एक ही विमा है, एक ही रेखा है। उसके बाद रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। अब जैसे ये रेखा है तो हम इस पर अनंत बिंदु बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे बना दिया M, यहाँ बना दिया O, यहाँ बना दिया N, यहाँ बना दिया H या L। ठीक है, तो हम अनेकों अनंत बिंदु इस पर बना सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा है? रेखा की लंबाई असीमित होती है। अगर हम इसको यहाँ से बढ़ा दें, कितना भी बढ़ा दें, ठीक है, तो ये बढ़ती जाएगी, ये असीमित है, ये रुकेगी नहीं। ठीक है, तो ये यही कह रहा है कि जो रेखा की जो लंबाई होगी वो असीमित होती है। उसके बाद क्या कह रहा है हमें? दो बिंदुओं से गुजरती हुई एक और केवल एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। अब जैसे दो बिंदु हैं, हमें दो बिंदु आपस में मिलाने हैं। ठीक है, तो हम इसे ऐसे ही तो मिलाएंगे या ऐसे कर देंगे? ऐसे 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 तो नहीं करेंगे। अगर दो बिंदु हैं और दो बिंदुओं से मिला के हमें एक रेखाखंड बनाना है तो एक ही लाइन ही तो खींची जाएगी, 10 लाइनें तो खींचेगी नहीं। बिंदु के ऊपर हम अनेकों लाइन खींच सकते हैं, पर बिंदु, अगर दो बिंदु हमें मिलाने हैं तो केवल और केवल एक ही रेखा खींची जाएगी। ठीक है, ठीक है, रेखा को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर L, M, N द्वारा या ए बी द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे ये रेखा है, ठीक है, तो इसको हमने क्या बोल दिया? ये L हो गया। ये रेखा खींची हमने, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? M हो गई। ये रेखा अलग है, ये रेखा अलग है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किरण के बारे में कि किरण क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे किरण क्या होती है। जब रेखाखंड का केवल एक सिरा अनंत लंबाई का होता है, जैसे रेखा, हमने जो रेखाखंड खींचा था उसमें क्या होता है कि हम दोनों साइड से उससे बढ़ा सकते थे। ठीक है, किरण में क्या है? केवल और केवल एक ही साइड जो होगी, एक ही साइड की जो लंबाई होगी वही बड़ी होगी और एक साइड से हम बिंदु से जोड़ेंगे उसे। ठीक है, वो क्या होगी? हमारी किरण होगी। ठीक है, यही कह रहा है वो कि रेखाखंड का केवल एक सिरा अनंत लंबाई का होता है, तब वह आकृति किरण कहलाती है। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे अब कोण की। ठीक है, तो कोण क्या है? कोई भी दो किरणें जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो। जैसे ये है किरण, ठीक है, एक ये गई, एक ये गई। ठीक है, ये हो गई जैसे L,
ये हो गई जैसे M, और इनके बीचों बीच जो ये कोण बन रहा है, ठीक है, जिसको हम थीटा कहते हैं, ये जो कोण बन रहा है उसी को हम क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। समझ गए आप? यहाँ से प्रारंभ हुई, एक इधर गई, यहाँ से प्रारंभ हुई, एक इधर गई, और इनके बीचों बीच जो ये बना है इसे कहते हैं कोण। कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजा कहलाती है, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो जाएंगी, कोण की भुजा हो जाएंगी। जैसे ये एल एम है तो ओ एल हो गई एक भुजा और एक हो गई ओ एम, ठीक है। दोनों किरणों का उभयनिष्ठ बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। ये जो हमारे उभयनिष्ठ बिंदु हैं, ये और ये एक्स और वाई, ये क्या हो जाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, शीर्ष कहलाते हैं, ठीक है। उभयनिष्ठ बिंदु, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये जो है ये जो हमारा ओ है, जिससे मिलकर यहाँ से यहाँ तक ये गई हुई हैं एक्स और वाई दो किरणें, तो जो ये वाला बिंदु है इसको कहेंगे हम शीर्ष, जिससे मिलकर ये दोनों बनी हैं और यहाँ पर एक कोण बना है, ठीक है। अब हम जानेंगे कोणों के प्रकार के बारे में, ठीक है। कोणों के प्रकार क्या होते हैं? एक होता है न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब है जब वो 0 डिग्री से शुरू हो और 90 डिग्री से कम का हो। जैसे हमारा 90 डिग्री क्या होता है, जैसे हमने ये लाइन खींची और ये बिल्कुल सीधी रेखा जो आ रही है ये हमारी होती है 90 डिग्री। तो अगर हमने इसको यहाँ से ऐसा बना दिया, मान के चलिए, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री से कम का कोण हो गया। तो जो ये वाले कोण होते हैं वो क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं, ठीक है। 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा। समकोण आप सभी को पता है, हम 6ठी 7वीं 8वीं कक्षा में हम पढ़ ही रहे हैं कि समकोण क्या होता है, थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी कि जो कोण होगा वो हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। जैसे ये वाला मैंने आपको बनाया कि ये जो हमारा कोण होगा वो 90 डिग्री होगा, बिल्कुल सीधी रेखा ये हमारी 90 डिग्री होगी। ये होता है हमारा समकोण, ठीक है। उसके बाद अधिक कोण। अधिक कोण क्या होते हैं, जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो। जैसे हमारा 90 डिग्री क्या होता है, ऐसे सीधा होता है, अगर ज़्यादा बनाना है तो इधर की साइड। ये जो हमारा कोण बनेगा 90 डिग्री से ज़्यादा वाला और 180 डिग्री से कम वाला, उसे कहेंगे हम अधिक कोण। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद ऋजु तथा सरल कोण। सरल कोण और ऋजु कोण किसे कहा जाता है, 180 डिग्री को। और 180 डिग्री हमारा क्या होता है, बिल्कुल समतल, बिल्कुल समतल लाइन। यहाँ से 0 शुरू हो गए, ये जो पूरा एक आधा चक्कर लगता है डी का, इसको हम कहते हैं 180 डिग्री। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ये मान के चलिए 120 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 है, ठीक है। उसके बाद वृहद कोण या प्रवर्ती कोण। अब देखिए, जैसे हमने माना, मैं एक पेज ले लेती हूँ आपको समझाने के लिए। अब जैसे हमने माना कि ये हमारा क्या था, 180 डिग्री था, पूरा हमने घुमा दिया तो 180 डिग्री हो गया। और अगर हम नीचे से घुमा दें, ये कितना हो जाता है, 360, और ये हो जाता है हमारा 180। तो यहाँ अगर बिंदु है तो इसके बीच में जो कोण बनेगा, समझ में आ रहा होगा, यहाँ बनेगा 270, यहाँ बनेगा 90, यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है, ये वाला बन रहा है 90, और ये टोटल बन रहा है 180। यहाँ पे जो तिकोना वाला कोण है यहाँ बन रहा है 270, ये जो पूरा वाला है नीचे वाला कितना बन रहा है, 360। तो इन दोनों के बीच में 270 से कम और 180 से ज़्यादा वाला जो कोण है ये वाला, इसको हम क्या कहेंगे, बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। अब पूर्ण कोण क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया कि ये जो पूरा चक्कर घूम रहा है, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, कितना हो गया, 360 हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण कोण हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे आसन कोण के बारे में। अब हम पढ़ेंगे आसन कोण। आसन कोण क्या होते हैं, दो कोण आसन कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, शीर्ष क्या होता है, जहाँ से ये चालू हुआ, यानी कि ये ओ, जहाँ से ये दोनों की दोनों भुजा, एक तो ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा निकल रही है, उसको हम कहेंगे शीर्ष, यानी कि ओ हमारा क्या है, शीर्ष है। एक उभयनिष्ठ भुजा भी हो, अब जैसे ये वाली जो भुजा है ओ एस, वो क्या है, इसमें भी है
और इसमें भी है, यानी कि ये वाली उभयनिष्ठ भुजा हो गई। तो हमारे आसन कोण क्या क्या हो गए, ROS ये वाला 1 नंबर, ठीक है, और SOT यानी कि ये वाला 2 नंबर। ये दोनों हमारे क्या हो गए, आसन कोण हो गए। समझ में आ रहा होगा। अब हम पढ़ेंगे पूरक के बारे में। अब पढ़ेंगे पूरक कोण के बारे में। पूरक कोण क्या होते हैं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे ये हमारा कोण है जो 45 डिग्री का है, और ये वाला भी हमारा जो कोण है 45 डिग्री का है, तो ये इसका क्या होगा, पूरक होगा। क्या होगा, पूरक होगा इसका, ठीक है। तो दो कोण जब आपस में मिलकर, ये हो गया A प्लस B, हमारे क्या बना रहे हैं 90 डिग्री, तो ये हमारे क्या हो गए, पूरक कोण हो गए। समझ गए, ठीक है। इसके बाद संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होते हैं, जब दो कोणों का योग, अब वही बात है, यहाँ पर हमने 90 डिग्री बनाया, यहाँ पे हमें क्या बनाना है, 180 डिग्री बनाना है, ठीक है। तो 180 डिग्री अगर हो जाता है तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, संपूरक। पूरक होगा तो 90 डिग्री होंगे दोनों जोड़ के, और संपूरक होगा तो दोनों जोड़ के 180 डिग्री होंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे शीर्षाभिमुख कोणों के बारे में। जब दो भुजाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, जैसे ये वाला जो हमारा बिंदु है O, ठीक है, इस पे क्या हो रहा है, ये वाली इसको काट रही है और ये वाली यहाँ काट रही है, यानी कि दोनों एक दूसरे को यहाँ पर जब काटती हैं तो वो हमारा क्या होता है, शीर्षाभिमुख प्रतिच्छेद बिंदु होता है। तो उस बिंदु पर बने आमने सामने के कोण, यानी कि ये वाला 1 और 2 बराबर होते हैं, और 3 और 4 ये दोनों आमने सामने वाले जो कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे, ठीक है। और इसको ही हम क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा सदैव बराबर होते हैं। तो यानी कि 1 बराबर होगा 2 के और 3 बराबर होगा 4 के। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। रैखिक युग्म क्या होता है। रैखिक युग्म के अंदर, रैखिक युग्म ऐसे आसन कोणों का युग्म होता है जिनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं, विपरीत दिशा में होती हैं। जैसे हमने ये लाइन खींची और इस लाइन के ऊपर जो हमारा ये टोटल बन रहा है, जैसे ये लाइन है हमारी, ठीक है, ये हमारी क्या है, पूरी टोटल 180 डिग्री होती है, और इस पे हमने कोई कोण बना दिया, जैसे तो ये वाला कोण 2 और ये वाला कोण 1, तो ये दोनों आपस में जोड़ के जो बनाएंगे 180 डिग्री, उसको क्या कहेंगे हम, रैखिक युग्म कहेंगे। जैसे एक लाइन पर कोई भी आसन भुजा बनी हो और उससे अगर हम 180 डिग्री बना रहे हैं, ये 3 ये 4, तो हमारा क्या हो जाता है, रैखिक युग्म हो जाता है, सीधी लाइन पर कोई कोण। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि एक ही भुजा हो, बहुत सारी भुजाएं भी हो सकती हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 पाँचों भुजाएं मिलकर भी बना सकती हैं रैखिक। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही भुजा होगी तो ही रैखिक युग्म बनेगा, बहुत सारी भुजाएं मिलकर, लेकिन एक सीधी लाइन होनी चाहिए, उसके ऊपर कोण होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अभिगृहित 6.1। इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है कि यदि कोई एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, जैसे ये मैंने आपको बनाया हो, तो इस प्रकार बने दो आसन कोणों का योग, यानी कि ये वाला जो मैंने आपको अभी इसमें बताया रैखिक युग्म में, यही हमारा अभिगृहित जो है ये हमें बता रहा है कि इस पे जो ये कोण बने हैं 1 और 2, इनका जो योग होगा यानी कि जोड़ होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होता है। जब दोनों कोणों का योग 180 हो तो वे कोण एक रैखिक युग्म बनाते हैं। जो हमारा अभिगृहित 6.1 है वो इसको सत्यापित कर रहा है कि कैसे ये होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभिगृहित 6.2 के अंदर क्या दिया है, यदि दो आसन कोणों का योग 180 है, ठीक है, तो उनकी विपरीत भुजाएं एक रेखा बनती है। इसको हम आगे पढ़ते हैं। जैसे हमें प्रमेय में दिया हुआ है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये हमें सत्यापित करना है, ये हमें प्रमेय दिया हुआ है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके जो आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, तो कैसे होते हैं ये हमें सत्यापित करके दिखाना है। तो हमने क्या किया, दिया है AB और CD दो रेखाएं परस्पर हैं, जैसे ये AB ये वाली रेखा
और सी और डी ये वाली रेखा परस्पर परस्पर क्या है, प्रतिच्छेद कर रही हैं। कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं? ओ पर। ठीक है, सिद्ध हमें क्या करना है, 1 बराबर है 3 के, यानी कि ये वाली सामने सामने से की भुजा, और 4 और 2 ये वाली आमने सामने की भुजा। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, पहला 1 और 4 को बराबर प्लस करके 180 डिग्री मान लिया रैखिक युग्म से, क्योंकि ये देखें हमारी ये वाली जो लाइन है, ये है हमारा 1 और ये है हमारा 4, ये वाली जो लाइन है। ठीक है, तो ये हमारा रैखिक युग्म ही है, क्योंकि ये सीधी रेखा है, और सीधी रेखा पर जो दो कोण बनते हैं आसन भुजा के बाद, तो उसे क्या कहते हैं, रैखिक युग्म। और ये दोनों आपस में 180 डिग्री होते हैं जोड़ के। ठीक है, चलिए ये हमने लिख दिया। उसके बाद 4 और 3, ये वाली जो आसन भुजा है, ये वाली। ठीक है, तो इसमें ये 4 और इसमें ये 3, ये दोनों भी रैखिक युग्म के कारण एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, मतलब कि जोड़ के 180 हो जाएंगे, तो यानी कि बराबर हो जाएंगे। ये लिख दिया हमने। ठीक है, ये रैखिक युग्म अभिकृत से लिया है हमने पहले से, पहला समीकरण, और ये हमारा दूसरा समीकरण हमने लिख दिया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक साथ लेने पर क्या किया हमने, 1 + 4 कोण हमने ले लिए बराबर 4 + 3 कोण हमने ले लिए। तो दोनों में क्या सेम सेम है, 4 और 4 सेम है, कट जाएगा। क्या बचेगा, 1 और 3, यानी कि कोण 1 बराबर है कोण 3 के। इसी प्रकार जब हमने साबित कर दिया कि कोण 1 बराबर है 3 के, तो उसी प्रकार कोण 4 बराबर 2 के होगा, आमने सामने की भुजाई है ना, यही हमें सिद्ध करना था। तो हम लिख देंगे सिद्ध हुआ, या लिख देते हैं सत्यापित किया। मैं आशा करती हूँ कि ये बेसिक क्लास आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी वो हमारी 6.1 की आएगी, और वो आपको बहुत ही आसान लगेगी क्योंकि आपने ये पढ़ लिया है। तो क्लास पे ऐसे बने ही रहें, चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।